नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आंखों पर बंधी पट्टी को हटाएंगे। ममता बनर्जी को आपने हमेशा सूती साड़ी और हवाई चप्पल में देखा होगा। वो एक छोटी और पुरानी गाड़ी में चलती हैं और मुख्यमंत्री बनने से पहले एक छोटे से मकान में रहा करती थी। वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन और पदयात्रा वाली जमीन से जुड़ी राजनीति में विश्वास रखती हैं। आपको क्या लगता है, उनके पास एक अच्छी साड़ी, एक अच्छी चप्पल और एक ठीक ठाक गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं? एक मुख्यमंत्री रहते हुए ये सब उन्हें सरकार से यूं ही मिल जाएगा, लेकिन वो अपने गरीब वोटर्स को ये दिखाना चाहती हैं कि वो उनके जैसी ही हैं। उनका लाइफस्टाइल उनके वोटर जैसा ही है और वो गरीबों की राजनीति करती हैं। लेकिन उनके सबसे विश्वास पात्र मंत्री पार्थ चैटर्जी करोड़ों में खेल रहे थे, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे थे और फिर भी ममता बनर्जी को इसके बारे में पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? गरीबों की राजनीति करने वाली नेता कैमरों के सामने तो सादगी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं और कैमरे के पीछे उन्हीं के मंत्री सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की काली कमाई करते रहते हैं, जिससे वो अपना जीवन भी सुधारते हैं और पार्टी चलाने में भी मदद करते हैं। आज गरीबी के इस राजनीतिक मॉडल का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम आपको बनारस के 480 वर्ष पुराने एक प्राचीन अखाड़े में लेकर चलेंगे। कहा जाता है कि इसकी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। खास बात यह है कि इस अखाड़े के दंगल में अब महिला पहलवान भी अपना जोर आजमाती हैं। इस दंगल में आपको देश का मंगल दिखाई देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। मुंबई में पात्रा चावल घोटाला केस में शिवसेना के सांसद संजय राउत पर ईडी ने अपना शिकंजा और सख्त कर लिया है। सुबह 7 बजे ईडी ने संजय राउत के घर पर छापेमारी की और करीब 9 घंटे तक सवालों की बौछार की। ईडी दफ्तर में भी संजय राउत पर सवालों की बौछार की गई। हालांकि ईडी के दफ्तर ले जाने के बाद राउत ने कहा कि वो न झुकेंगे और न ही शिवसेना छोड़ेंगे। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के सीज बैंक खाते से ईडी को 8 करोड़ की रकम मिली है। अब तक अर्पिता के ठिकानों से कुल 59 करोड़ रुपया बरामद किया जा चुका है। आज कोलकाता के अस्पताल में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल चेकअप कराया गया। हावड़ा में कैश कांड में गिरफ्तार झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों को 10 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इससे पहले तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन कोंगाडी को कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। तीनों कांग्रेस विधायकों की गाड़ी से शनिवार को करीब 48 लाख कैश मिला था। पटना में बीजेपी की 2 दिन की संयुक्त कार्य समिति बैठक में आखिरी दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। अपने भाषण में नड्डा ने कहा कि हमारे सामने वंशवादी राजनीति से लड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। बैठक में बीजेपी किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, युवा मोर्चा, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 51वें मन की बात में आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि हर घर तिरंगा आयोजन के तहत लोग 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा जरूर लहराएं। प्रधानमंत्री ने शहीद उधम सिंह समेत कई क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि भी दी। आईएसआईएस मॉड्यूल के खिलाफ देश भर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। यूपी, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में एक साथ एनआईए ने रेड डाली। छापेमारी में जांच एजेंसी को कई आपत्तिजनक और देशद्रोही दस्तावेज बरामद हुए। देवबंद में छापेमारी के दौरान एनआईए और यूपी एटीएस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। देवबंद में कांवड़ यात्रा के दौरान हर हर शंभू भजन गाने वाली मुस्लिम गायिका फरमानी नाज के खिलाफ उलेमाओं ने फतवा जारी कर दिया है। देवबंदी उलेमा ने कहा कि इस्लाम में किसी भी तरह का गाना गाने की इजाजत नहीं है, इसलिए फरमानी को अपने गुनाह पर तौबा करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने आतंकियों पर करारा चोट किया है। पारा स्पेशल फोर्स और एसओजी टीम ने साथ मिलकर 2 आतंकियों को मार गिराया। इसके अलावा 3 अलग अलग जगहों से लश्कर के 4 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनसे भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। पहाड़ों पर कुदरत का क्रोध जारी है। चमोली में कचड़ा नाला में सैलाब आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। उत्तराखंड के श्रीनगर में भी लैंडस्लाइड से लंबा जाम लगा। उत्तरकाशी में भी बरकोट तहसील के कई घरों में लगातार बारिश की वजह से दरारें आ गई हैं। हिमाचल के मंडी में तो बादल फटने से 6 लोग पानी में बह गए।
बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है। वेट में जेरेमी लाल निरुंगा ने सोना जीता। अब तक भारत ने 5 पदकों पर कब्जा किया है। महिला क्रिकेट में भी देश की बेटियों ने पाकिस्तानी टीम को T20 मुकाबले में 8 विकेट से रौंद कर मान बढ़ाया। तृणमूल कांग्रेस के लिए मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी हमेशा सादगी की ब्रांड एम्बेसडर बनी रही। सूती साड़ी, हवाई चप्पल, साधारण सा रहन सहन, छोटा सा घर, छोटी सी कार, ये सब वो प्रतीक हैं जिनका इस्तेमाल ममता बनर्जी अक्सर करती रही हैं। लेकिन उनके मंत्री पार्थ चैटर्जी ने नोटों का वो पहाड़ देश को दिखाया है कि आज हर कोई यही पूछ रहा है कि हे पार्थ, इतने नोट कहां से आए। 2 छापों में अब तक 55 करोड़ रुपए कैश और सोने का विशाल भंडार मिल चुका है। इतना पैसा एक बार में किसी आम आदमी ने कभी नहीं देखा होगा। आपसे भी पूछना चाहते हैं, इतना पैसा क्या आपने अपने जीवन में कभी भी देखा है? 23 जुलाई को पहली छापेमारी जब हुई थी, उसके बाद से ईडी ममता बनर्जी के मंत्री का काला धन लगातार गिनती ही जा रही है और बीजेपी ममता बनर्जी से गिन गिनकर सवाल पूछती जा रही है। ममता बनर्जी पर राजनीतिक और नैतिक दबाव इतना बढ़ गया कि पार्थ चैटर्जी को आखिरकार उन्हें मंत्री पद से हटाना पड़ा, क्योंकि यह मामला अब इतना बड़ा हो गया कि ममता बनर्जी के लिए कार्रवाई करना जरूरी हो गया था। शुरुआत में ही अगर ममता बनर्जी पार्थ चैटर्जी को हटा देती मंत्री पद से और उनके खिलाफ एक्शन ले लेती, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी गंभीरता देश के सामने आती। लेकिन ममता बनर्जी किस चीज का इंतजार कर रही थी? शायद दूसरे छापे का इंतजार कर रही थी, शायद 50 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है, इस 50 करोड़ के जो संख्या है यहां तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी। ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के पास इतना काला धन है कि उसने अलग अलग फ्लैट्स में इस काले धन को रखा हुआ था। आपको आज वो तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए जो ईडी की छापेमारी के बाद हमें मिली हैं। रेत के ढेर की तरह पड़ा ये काला धन इतना है कि एक पहाड़ जैसा दिखता है। देखिए, 500 और 2000 रुपए के नोट कचरे की तरह जमीन पर पड़े हुए हैं। यह तस्वीर भी लोगों को आज हैरान तो कर रही है, लेकिन शायद परेशान नहीं कर रही होगी। और यह वीडियो भी आपके पास व्हाट्सएप पर जरूर आया होगा और आपने भी उसे आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया होगा कि चलिए नोटों का एक और वीडियो आया है, अब देखिए इतने सारे नोट और मिले हैं। इससे ज्यादा आपने इन नोटों के बारे में सोचा नहीं होगा। लेकिन हम पहले भी आपको कह रहे थे कि ये जो कहानी है ये नोटों से कहीं आगे की है, क्योंकि जो नोट आपको दिख रहे हैं ये नोट असल में आपका धन है। इन नोटों के नीचे गरीब और बेरोजगार लोगों की खून पसीने की कमाई छिपी हुई है। जिस तरह हमारे देश में भ्रष्टाचार वायरल हो चुका है, वैसे ही ये तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। 2000 रुपए के नोटों की इन गड्डियों को देखकर आम आदमी शायद सोच में पड़ गया है कि क्या अब भी देश में 2000 रुपए के नोट इतने बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं? आप भी हैरान हो गए होंगे। दरअसल अब तो 2000 रुपए के नोट एटीएम से भी आसानी से निकलते नहीं हैं। तो फिर इन तस्वीरों को देखकर आपको यह समझ में आएगा कि आखिर 2000 रुपए के नोट जा कहां रहे हैं। आपकी जेब में तो नहीं है, लेकिन ये नोट कहीं और जा रहे हैं। और ये नोट, बार बार हम आपको कहते हैं, ये नोट, ये पैसा असल में आम जनता का है। ये पैसा आम जनता से भ्रष्ट मंत्रियों ने चूस चूस कर निकाला है। उनकी खून पसीने की कमाई है, उनसे रिश्वत ली गई है। और अब आप सोचिए, इतने पिछले वर्षों में जब ये नेता मंत्री रहे होंगे, तब पश्चिम बंगाल में किसी भी बेरोजगार की सरकारी नौकरी कैसे लगती होगी। किसी भ्रष्ट नेता के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उसके पास बेहिसाब पैसा है। यह बेहिसाब पैसा आखिर दिखता कैसा है, ये आज आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पैसे वाले नेताओं के बारे में तो आप सुनते रहते हैं, आप ये भी आपस में बात करते रहते हैं कि फलाने नेता ने बहुत पैसा बनाया है, फलाना नेता बड़ा भ्रष्ट है। लेकिन आपको यह नहीं पता कि उनके घरों की अलमारियों में कितना पैसा भरा हुआ है, उनके फ्लैट्स में कितना पैसा भरा हुआ है। और पार्थो जैसे जो नेता हैं, वो तो ऐसे हैं कि उनके पास इतना पैसा था कि उस पैसे को रखने के लिए उन्हें कई कई फ्लैट्स खरीदने पड़े। फ्लैट्स ही इसलिए खरीदे होंगे शायद कि उन फ्लैट्स में, उन मकानों में पैसा रखा जा सके। ईडी अब इस सारे पैसे का हिसाब लगाकर
इसे जब्त कर रही है और नए नए ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी कर रही है। पार्थ मुखर्जी ने टीचर भर्ती घोटाले का पैसा अपनी बहुत ही करीबी मित्र अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग फ्लैट्स में भरकर रखा हुआ था। जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पैसा इतना ज्यादा था कि संदूकों में भरकर उसे ले जाया गया है। 23 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता वाले फ्लैट से 21 करोड़ रुपए कैश और 70 लाख रुपए का सोना मिला था। उसके बाद दूसरी छापेमारी अर्पिता के नॉर्थ 24 परगना वाले फ्लैट पर हुई और यहां से ईडी को करीब 29 करोड़ रुपए कैश और 4 करोड़ 31 लाख रुपए का सोना मिला। अर्पिता के इस फ्लैट से 1-1 किलोग्राम के वजन वाली सोने की 3 ईंटें भी मिली, आधा किलोग्राम वजन वाले सोने के 6 कंगन और सोने का एक पेन भी मिला है। अब आप सोचिए, ये लोग पेन भी जो रखते थे वो सोने का रखते थे। ईडी की छापेमारी में अपने मंत्री के फंसने के बाद ममता बनर्जी अब तक शांत थी, कुछ बोल नहीं रही थी और उनकी चुप्पी विपक्षी दलों को चुभ रही थी और बंगाल की जनता को परेशान कर रही थी। पहली छापामारी में जब 21 करोड़ रुपए मिले तो ममता बनर्जी की सरकार के माथे पर शिकन नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन दूसरी छापेमारी के बाद काले धन की मात्रा 50 करोड़ के पार निकल गई। तब जाकर ममता बनर्जी ने यह एक्शन लिया है अपने मंत्री के खिलाफ और उन्हें मंत्री पद से हटा दिया है। अब आज बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचार के आरोपी इस मंत्री पर कार्रवाई करने से अब तक बच क्यों रही थी। बीजेपी इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रही है। पार्थ चैटर्जी जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसकी सुप्रीम नेता ममता बनर्जी को मोहमाया से बहुत दूर माना जाता है। उनकी सादगी की मिसालें दी जाती हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जीवन बेहद साधारण और विचार बहुत उच्च हैं। ऐसे साधारण जीवन जीने वाली नेता के करीबी मंत्री के पास करोड़ों का काला धन मिला है। वो इन पैसों से यकीनन अय्याशी भरा जीवन जी रहे होंगे। आपने हमेशा से टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी को सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली फिलॉसफी पर चलने वाली एक नेता के तौर पर देखा है। उनके लुक से लेकर उनके व्यवहार और उनके रहन सहन में इसकी झलक साफ दिखाई देती है। आपने देखा होगा, वो एक साधारण सी सूती साड़ी पहनती हैं, पैरों में बहुत ही साधारण हवाई चप्पल पहनती हैं और एक आम आदमी की तरह तेज कदमों से पदयात्रा करती हैं। पदयात्रा और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन वाली राजनीति में हिस्सा लेती हैं, उसमें विश्वास रखती हैं। छोटी सी पुरानी गाड़ी में चलती हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या ममता बनर्जी के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो अपने लिए एक अच्छी गाड़ी ले लें, वो एक अच्छी साड़ी पहन सकें, वो पैरों में अच्छा जूता या चप्पल पहन सकें? क्या इतना पैसा नहीं होगा? एक मुख्यमंत्री रहते हुए इतना सब कुछ तो सरकार भी उनके लिए कर देगी, तो फिर वो ऐसा क्यों करती हैं? उसके पीछे कारण यह है कि वो गरीब लोगों की राजनीति करती हैं, वो गरीबों की राजनीति करती हैं और अपने आप को भी अपने लाखों करोड़ों गरीब वोटर्स की तरह ही दिखाने की कोशिश करती है कि देखिए, मैं भी आप ही की तरह हूं और मेरे जीवन में भी सब वैसा ही है जैसा आपके जीवन में है, मेरा लाइफस्टाइल भी वैसा ही है जैसा आपके जीवन में है। अब तो आपने ये देख लिया, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर ममता बनर्जी को उन्हीं की पार्टी में जो बाकी के मंत्री हैं वो सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ममता बनर्जी को पता कैसे नहीं चला? ऐसा कैसे हो सकता है? वर्ष 2021 में चुनाव आयोग को दिए गए अपने शपथ पत्र में पार्थ चैटर्जी ने बताया था कि उनके पास अपना कोई मकान नहीं है। वो अक्सर छोटी कार में, ये ममता बनर्जी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई मकान नहीं है ममता बनर्जी के पास, वो छोटी गाड़ी में सफर करती हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता एक शाही जीवन जीते हैं। पार्थ चैटर्जी उसी का एक बड़ा उदाहरण है। ईडी की छापेमारी में जो कुछ भी मिल रहा है उसका संबंध पार्थ चैटर्जी से, ये सारा पैसा पार्थ चैटर्जी ने कमाया है। पार्थ चैटर्जी के करीबी जो हैं अर्पिता, उन्होंने ईडी को यही बताया कि जो भी पैसा मिला है वो असल में अर्पिता का नहीं बल्कि पार्थ चैटर्जी का है। अब ममता बनर्जी की ये तस्वीरें भी देखते जाइए आप। ममता बनर्जी एक आम आदमी की तरह आपके बीच में खड़ी हुई हैं, जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि उनके सबसे विश्वास पात्र मंत्री पार्थ चैटर्जी कर क्या रहे हैं। अब एक दिलचस्प आंकड़ा आपको दिखाते हैं जिसमें पार्थ चैटर्जी अपने बारे में ऐसे दावे कर रहे हैं जिनका सच से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है।
पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को दिए अपने शपथ पत्र में पार्थ चैटर्जी ने कहा था कि उनकी संपत्ति पिछले 10 वर्षों में बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। उन्होंने अपने हलफनामे में बताया था कि उनके वार्षिक आय जो है वो मात्र 5,39,000 रुपए है। इस बात को आप ध्यान से सुनिए। पार्थ चैटर्जी कहते हैं कि उनकी वार्षिक आय, सालाना आमदनी 5,39,000 रुपए है केवल। लेकिन जो पैसा उनका मिला है उससे तो ऐसा लगता है कि उनकी 1 मिनट की कमाई शायद 5,39,000 रुपए होगी। यानी उनकी मासिक आय सरकारी आंकड़ों में के हिसाब से केवल 45,000 रुपए थी मासिक आय। उन्होंने तब बताया था कि उनके पास उस वक्त केवल 1,48,000 रुपए का कैश है। कितना बड़ा मजाक है। जब सरकार पूछती है, हलफनामा लेती है चुनाव से पहले, तो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए कैश है, और जब छापा पड़ता है तो 50 करोड़ से भी ज्यादा का कैश मिलता है। और उनकी कमाई के जरिए उनकी सैलरी और बैंक से मिलने वाला छोटा मोटा ब्याज है। यह उन्होंने बताया था कि जो उनकी कमाई का जो साधन है वो छोटा मोटा जो ब्याज है उसके जरिए वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब या तो ईडी की छापेमारी में मिला 55 करोड़ रुपया एक झूठ है, और या फिर पार्थ चैटर्जी चुनाव आयोग से झूठ बोलते रहे। और यही बात ममता बनर्जी को भी परेशान शायद कर रही है, या नहीं कर रही है तो करनी चाहिए। उनकी पार्टी के नेता शपथ पत्र में सामान्य नागरिकों जैसी अपनी कमाई गिनाते हैं, बताते हैं कि मैं तो बिल्कुल सामान्य नागरिक जैसा हूं, 1.5 लाख रुपए जो है मेरी कमाई है। लेकिन जब उनके करीबियों के पास से करोड़ों का काला धन ऐसा मिलता है तो फिर ये लोग मुकर जाते हैं। सादगी और अय्याशी का ऐसा कॉम्बिनेशन ही पश्चिम बंगाल की राजनीति का वो सच आपको दिखाता है जो अभी तक आपसे छुपा हुआ था। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में राजनीति करना बहुत महंगा काम है। राजनीति छोटे बच्चों का खेल नहीं है। राजनीति गरीब नेता नहीं कर सकते। राजनीति के लिए बड़ा पैसा चाहिए, और यह पैसा आखिर कहां से आएगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी को यह बात शायद पता थी या नहीं पता थी? यह सवाल आज उनसे जरूर होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। ममता बनर्जी को जनता की मूड का सबसे पहले पता होता है, जनता क्या सोच रही है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है उन्हें पहले से पता होता है। लोग क्या सोच रहे हैं, किसे वोट देंगे, पहले से पता लगा लेती हैं। एक मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास सीआईडी है, स्टेट की खुफिया एजेंसीज होती हैं जो मुख्यमंत्री को डेली बेसिस पे ये बताती हैं कि उनके यहां क्या हो रहा है, कौन पैसा कमा रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। सारी खबर मुख्यमंत्री को होती है। फिर ऐसा कैसे हुआ कि उनका इतना करीबी मुख्यमंत्री, जिसके पास इतने बड़े बड़े मंत्रालय थे, वो वर्षों से काला धन कमा रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, और ममता बनर्जी को इसके बारे में पता भी नहीं चला? विश्वास करना थोड़ा मुश्किल काम है। घोटाले का काला धन मिलने के बाद टीएमसी ने पार्थ चैटर्जी से अब किनारा तो कर लिया है, लेकिन फिर भी वो खुलकर ये नहीं कह पा रहे हैं कि ईडी को मिले पैसे का कनेक्शन पार्थ से ही है। वो लगातार अर्पिता मुखर्जी को एक पोस्टर गर्ल बनाकर आगे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसा तो अर्पिता मुखर्जी के घर पर मिला है, इससे हमारा क्या लेना देना। अर्पिता मुखर्जी पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, और वो हर दिन कई ऐसे राज खोल रही है जो पार्थ चैटर्जी और टीएमसी के लिए आगे चलकर खतरा बन जाएगा। ईडी ये मानती है कि अर्पिता के नाम पर खरीदे गए फ्लैट में पार्थ चैटर्जी ने अपना काला धन छिपाया हुआ था। अभी तक अर्पिता के 4 फ्लैट्स पर ईडी की छापेमारी हो चुकी है। अर्पिता महत्वपूर्ण कड़ी क्यों है, यह समझने से पहले अर्पिता के बारे में आज आपको जानना चाहिए कि अर्पिता आखिर है कौन, और अर्पिता के पास इतने सारे फ्लैट्स कैसे आए। अर्पिता पेशे से एक एक्ट्रेस और मॉडल रही हैं, लेकिन स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और स्ट्रगलिंग मॉडल रही हैं। बांग्ला फिल्मों में उन्होंने बहुत ही छोटे मोटे रोल किए हैं। उन्होंने उड़िया और कुछ तमिल फिल्मों में भी काम किया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से अर्पिता आती हैं, और उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। एक परिवार के करीबी ने अर्पिता की मुलाकात तब पार्थ चैटर्जी से करवाई, और अर्पिता ने एक पूजा समिति के लिए मॉडलिंग की थी, और फिर वो उसी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। पार्थ चैटर्जी जिस पूजा समिति के सर्वे सर्वा हैं, यानी जिस पूजा समिति को चलाते हैं, पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े नेता अपनी एक पूजा समिति रखते हैं। यह वहां पर एक ट्रेंड है। पार्थ चैटर्जी की भी अपनी एक पूजा समिति थी, और अर्पिता भी फिर उनकी पूजा समिति से जुड़ गई, और फिर वो उसकी पोस्टर गर्ल भी बन गई। यानी उस पूजा समिति के जब भी कहीं पोस्टर्स लगते थे, बैनर लगते थे, तो उसमें अर्पिता की फोटो ही सबसे ऊपर होती थी।
अर्पिता मुखर्जी की उम्र इस समय सिर्फ 30 वर्ष है। अब आप सोचिए, 30 वर्ष की उम्र है और आपके फ्लैट्स, 2 फ्लैट्स में अब तक 50 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये कहां से आया पैसा? ईडी को अर्पिता और पार्थ के संबंधों का पता तब चला जब छापेमारी के दौरान एक फ्लैट से वर्ष 2012 का इतना पुराना एक दस्तावेज मिला जिसमें अर्पिता का नाम लिखा हुआ था, और तब यह पता चला कि पार्थ चैटर्जी पिछले 10 वर्षों से अर्पिता को जानते थे, या कह लीजिए कि बहुत अच्छी तरह जानते थे, कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह जानते थे। ईडी की जांच में एक बात और पता चली कि करोड़ों का काला धन जिन फ्लैट्स में रखा हुआ था, उनमें 2 फ्लैट्स ऐसे थे जिनकी मेंटेनेंस का पैसा सोसाइटी को दिया ही नहीं गया था, हाउसिंग सोसाइटी को। इन 2 फ्लैट्स के मेंटेनेंस का पैसा कुल मिलाकर करीब 40,000 रुपए था। सोचिए, मात्र 40,000 रुपए। अर्पिता के साथ काम कर चुके एक फिल्म निर्देशक यह भी बताते हैं कि अर्पिता से जब वो मिले थे और जब अर्पिता उनकी फिल्मों में काम कर रही थी, उनकी फिल्म में, तो वो मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, और उस जमाने में जब वो शूटिंग पर आती थी तो वो एक सेकेंड हैंड कार में आती थी, यानी उनके पास नई गाड़ी खरीदने का भी पैसा नहीं था। एक सेकेंड हैंड कार खरीद कर वो आती थी उसमें, और फिर अचानक 10 साल में इतना पैसा आ गया। हमारे देश के डीएनए में गरीबी बसी हुई है। गरीबी की राजनीति किए बिना कोई बड़ा नेता हमारे देश में बन नहीं सकता। गरीबी हटाओ का नारा देकर इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद चरण सिंह आए, राजीव गांधी आए, और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने भी हमेशा गरीबों की राजनीति की और गरीबों को अपनी राजनीति का एक बड़ा हथियार बनाया। हमारे देश में किसी भी प्रधानमंत्री का ऐसा कोई भाषण नहीं मिलेगा आपको जिसमें उन्होंने गरीबी का जिक्र ना किया हो। किसी भी बड़े विपक्षी नेता का भाषण नहीं मिलेगा जिसमें गरीबी का जिक्र ना हो। इससे उनकी राजनीति तो चमकती है, लेकिन गरीबी आज तक खत्म नहीं होती। और हमारे देश में तो आपने देखा होगा, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने गरीबी को हथियार बनाकर अपनी अपनी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां बनाई हैं। हमारे देश में क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी हैं, ज्यादातर ऐसी हैं जो गरीबी के नाम पर बनी है, गरीबों के नाम पर बनी है, गरीबों के उत्थान के नाम पर बनी है। लेकिन आज आप देख लीजिए, जितनी पार्टियां हैं जो गरीबी की बात करती हैं, समाजवाद की बात करती हैं, वो बनी तो थी गरीबी को दूर करने के लिए, लेकिन आज उन पार्टियों के तमाम बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी विदेशी एसयूवीज में चलते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप जाते हैं, विदेशी जगहों लोकेशंस पर जाते हैं। उनके पास खूब पैसा है, उनकी जो जेबें हैं वो तो भरती चली गई, लेकिन गरीबी आज भी वैसे ही है। इसीलिए 75 वर्षों से गरीबी की बात तो हो रही है। हर नेता आता है, कहता है गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटती नहीं। इसलिए क्योंकि गरीब का पैसा नेताओं के बड़े बड़े फ्लैट्स में इस तरह से कैद है जो अभी आपने देखा। तो गरीबी हटेगी कैसे? 2 बड़ी बातें हैं आज। ममता बनर्जी ने एक्शन लिया तो है, लेकिन देर से लिया है। उन्होंने ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया, एक सवाल। और दूसरा, उनकी नाक के ठीक नीचे उनका सबसे विश्वास पात्र मंत्री आज से नहीं 10 साल से भ्रष्टाचार कर रहा है और उन्हें इसकी खबर तक नहीं मिली। ममता बनर्जी इतनी वीक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, उनका प्रशासन इतना कमजोर नहीं है, उनका सूचना तंत्र इतना कमजोर नहीं है कि उनकी नाक के नीचे सब हो रहा हो और उन्हें पता ना हो। इसलिए आज उनके वोटर्स को उनसे यह सवाल जरूर करना चाहिए। हाल ही में श्रीलंका में जिस तरह का विरोध आपने देखा, अब वैसा ही विरोध इराक में भी देखने को मिल रहा है। इराक की राजधानी बगदाद में बुधवार को हजारों प्रदर्शनकारी ठीक श्रीलंका की तरह ही वहां की संसद के अंदर घुस गए और नारेबाजी करने लगे। कई प्रदर्शनकारियों ने संसद के अंदर इराकी झंडा लहराते हुए नारेबाजी की और बहुत सारे लोग तो टेबल और कुर्सियों पर चढ़ गए, वहां सेल्फी लेने लगे, गाना गाने लगे, डांस करने लगे। सोफे पर बैठकर सिगरेट के कश लगाते हुए भी कई लोग दिखाई दिए। इराकी संसद की तस्वीरें देखकर आपको श्रीलंका की पुरानी तस्वीरें आज याद आ गई होंगी, जब इसी तरह वहां की संसद पर भी प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था। इराक के संसद भवन की तस्वीरें हैं। इराकी संसद भवन बगदाद शहर के उस ग्रीन जोन में आता है जिसे देश का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है और यहां पर सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय मौजूद हैं। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के दूतावास भी इसी इलाके में हैं। संसद में घुसने से पहले इराकी सुरक्षा बलों ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, वो भी आप इन वीडियोज में देखिए।
और कैसे सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए टीयर गैस गन्स का इस्तेमाल किया। इस दौरान सुरक्षा बलों और इन प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें हुई, कई प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए, लेकिन बाद में कई लोग संसद भवन की दीवारों पर चढ़ गए और तब उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बलों को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप शायद सोच रहे होंगे कि इराक में ये प्रदर्शन क्यों हुए और ये सारे लोग संसद में आखिर क्यों घुसे। वैसे तो इसकी कई वजहें हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि इराक में पिछले 9 महीने से ना तो कोई स्थायी प्रधानमंत्री है, ना कोई मंत्रिमंडल है और ना ही कोई सरकार। इस वजह से वहां राजनीतिक अराजकता की स्थिति बन गई है। यानी जिस तरह श्रीलंका में राजनीतिक संकट के बाद भीड़ ने संसद को बंधक बना लिया, अब वैसे ही हालात इराक में भी है। इराक आज जिस हालत में है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका है, जिसने अपने मुनाफे के लिए इराक का जमकर शोषण किया और जब उसका मतलब पूरा हो गया तो उसने इराक को उसकी भयानक मुसीबतों के साथ ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल करके अमेरिका जैसी महाशक्तियों ने दुनिया के कई देशों को ऐसे ही अस्थिर किया है और बर्बाद किया है। लोकतंत्र सशक्त हो, मजबूत हो तो मिसाल बन जाता है, लेकिन अगर लोकतंत्र में कमजोरियां आ जाएं तो दरारें पड़ जाएं तो देश में अराजकता फैलते देर नहीं लगती। कहने के लिए तो इराक भी एक लोकतंत्र है और श्रीलंका में भी एक लोकतंत्र है। अफगानिस्तान भी 2021 तक एक लोकतांत्रिक देश ही था, लेकिन इसी लोकतंत्र शब्द की आड़ में इन देशों की हालत इतनी खराब कर दी गई। इसे आप अंग्रेजी में फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी दोषों से भरे हुए बीमार लोकतंत्र का एक प्रतीक मान सकते हैं। और ये तमाम लोकतांत्रिक देशों के लिए एक सबक है कि किसी भी देश में अगर लोकतंत्र में दरार आ जाए, वहां की व्यवस्था में कुछ खामियां रह जाएं, तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो भीड़ के हाथों में आ जाती है। वहां भीड़ तंत्र का शासन हो जाता है और फिर भीड़ तंत्र लोकतंत्र के नाम पर कुछ भी कर सकता है। अब हम आपको भविष्य के एक शहर की झलक दिखाना चाहते हैं जो इस समय सऊदी अरब में बन रहा है, लेकिन उससे पहले आप हमारे देश के शहरों की कुछ तस्वीरें देखिए। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे ही शहरों में रहते होंगे और आपकी स्थिति ऐसी ही होती होगी, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं। आप तस्वीरें देखिए, आपके शहर की तस्वीर भी ऐसी होगी। देखिए, ये हमारे देश के बड़े बड़े शहरों का हाल है। हमारा वर्तमान बहुत डरावना है और भविष्य तो इससे भी ज्यादा डरावना है। बड़ी बात यह है कि हमारे शहरों में ना तो साफ हवा है, ना शुद्ध पानी है, ना अच्छे पार्क हैं, ना अच्छी पार्किंग है, ना रहने की जगह है, ना सड़कें हैं और ना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है। जरा सी बारिश आती है, हमारे शहर डूब जाते हैं। लोगों की भीड़ का बोझ इतना ज्यादा है कि उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ट्रैफिक जैम में ही खर्च हो जाता है। सवाल यह है कि क्या हम पूरा जीवन इन्हीं शहरों में रहते रहेंगे? हमारा पूरा जीवन ऐसे ही निकलेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां ऐसे ही सिकुड़ते हुए शहरों में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगी, या हमारे भविष्य में हमें भी कुछ अच्छी जगह मिलेगी रहने के लिए? सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे देश के सिस्टम ने भविष्य के शहरों को लेकर कोई तैयारी नहीं की है। भविष्य का शहर कैसा होना चाहिए, आज हम आपको उसकी एक झलक दिखाना चाहते हैं। यह शहर सऊदी अरब में बन रहा है और इसका नाम है नियोम। अरबी भाषा में नियोम का अर्थ होता है नया भविष्य। इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी बनावट दूसरे पारंपरिक शहरों की तुलना में एक सीधी लकीर के आकार में होगी, यानी ये एक वर्टिकल सिटी है। इसकी कुल लंबाई 170 किलोमीटर और चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर होगी। दूसरी सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा, पॉल्यूशन फ्री होगा। इसमें पेट्रोल और डीजल की कोई कार नहीं चलेगी। यहां के लोग सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। यहां किसी के पास कोई गाड़ी नहीं होगी।
ये पूरा शहर 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा और यहां सिर्फ सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल होगा। नियोम शहर में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बाजार, आपकी जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो आपके घर से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मिलेंगी। 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको सब चीज मिलेंगी, यानी आपको 5 मिनट से ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा कोई भी चीज के लिए। इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, एक छोर से दूसरे छोर तक आप 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। और यह शहर पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसलिए आज हम आपको इस शहर के एक रोमांचक सफर पर लेकर चलते हैं। आप शायद इस शहर में ना रह पाएं, लेकिन सपना जरूर देख सकते हैं कि हो सकता है आने वाले कुछ दशकों में आपको भी ऐसे शहर में रहने का मौका मिल जाए। हो सकता है आपका घर, आपका मकान भी ऐसे किसी शहर में बन जाए। धरती पर इंसान बढ़ते गए, बसावट बढ़ती गई, पेड़ कटते गए, कंक्रीट के जंगल उगते गए, शहर बसे, बढ़े, खत्म हो गए, नए शहर बनते गए। लेकिन इस दौरान इंसान का प्रकृति से रिश्ता टूटता गया। पेड़ पौधे, हवा, रोशनी, पानी, सबकी परेशानी बढ़ती गई। और अब इन्हीं तमाम परेशानियों को खत्म करने का एक नया सपना देखा गया है, जिसका नाम है नियोम। सपनों जैसा एक अद्भुत शहर जो सऊदी अरब के रेगिस्तान में पूरा हो रहा है। अंतरिक्ष से ये एक चमकती लाइन सा दिखेगा, जमीन पर साइंस फिक्शन की सिटी जैसा। इस शहर में वर्टिकल गार्डन होगा, फ्लाइंग टैक्सीज दिखेंगी, रोबोट्स, ह्यूमनॉइड्स दिखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल रहेगा ये शहर। अब इस शहर की खासियतों के बारे में विस्तार से जानिए। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस शहर में जमीन पर कोई व्हीकल नहीं चलेगा, सिर्फ पैदल चलने के रास्ते होंगे, पार्क होंगे, पेड़ पौधे होंगे, हरियाली, धूप, हवा होगी। 5 मिनट तक पैदल चलने पर लोगों के लिए हर वो फैसिलिटी उपलब्ध होगी जिसकी आम इंसान को जरूरत होती है। उसके नीचे के लेवल पर दुकानें होंगी, दफ्तर होंगे और बाकी के सारे कमर्शियल स्पेस होंगे। और सबसे निचले लेवल पर शहर की रीढ़ होगी, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां अल्ट्रा हाई स्पीड कन्वेंस होगा। वो हर 20 मिनट के सफर के बाद शहर के एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल तक स्टॉपेज पर चलेगा। ये पूरा शहर दो तरफ से 500 मीटर की ऊंचाई तक कांच की 2 दीवारों के बीच बंद रहेगा, लेकिन आसमान की तरफ से यह खुला होगा। अब आप सोचेंगे कि इस शहर के लिए बिजली पानी का इंतजाम कहां से होगा, तो जान लीजिए यह बिल्कुल क्लीन एनर्जी पर चलने वाला शहर होगा। यहां सिर्फ सोलर, विंड और हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल होगा। पीने के पानी तक के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि कांच के बड़े बड़े टैंक्स में समंदर का पानी भर लिया जाएगा। सूरज की रोशनी से उन टैंक्स के पानी का भाप बनेगा और उस भाप के डिस्टिलेशन से पीने के पानी का इंतजाम किया जाएगा। सऊदी अरब के उत्तर पश्चिम में लाल सागर के किनारे से लेकर रेगिस्तान से गुजरता हुआ पहाड़ी इलाकों के बीच तक ये शहर 170 किलोमीटर लंबा होगा, लेकिन चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर होगी। और 200 मीटर की चौड़ाई वाली इस अजूबा दुनिया में सिर्फ 90 लाख लोग ही रह सकेंगे। लेकिन सबको साफ हवा, हर सुविधा, कम प्रदूषण, कम परेशानी, अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर जिंदगी और लंबे जीवन के मौके मिलेंगे। एक नया शहर बनाने का यह सपना सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने साल 2016-17 में ही देख लिया था। दुनिया भर में इसका प्रचार भी शुरू हो चुका था। इन्वेस्टर्स भी खोजे जाने लगे थे, क्योंकि ये शहर मामूली नहीं, इसे बनाने में 500 अरब डॉलर यानी तकरीबन 40 लाख करोड़ रुपए लगने वाले हैं। नियोम नाम के इस शहर को सऊदी के ताबुक प्रांत में ऐसी जगह पर बसाया जा रहा है जहां दुनिया की 40% आबादी सिर्फ 6 घंटे की हवाई यात्रा के बाद पहुंच सकती है। जिस सुएज नहर से ग्लोबल ट्रेड का 13% हिस्सा गुजरता है, उसके किनारे सऊदी का यह शहर चमत्कार से कम नहीं है। आज तक ब्यूरो।
सऊदी अरब के इस नियोम शहर को पूरी तरह से बनने में अभी लगभग 50 वर्ष और लगेंगे, लेकिन यह तय है कि इसके सामने दुनिया के बाकी शहरों की चमक बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी और शहर ये दुनिया का सबसे नया और सबसे हाईटेक शहर होगा, जिसमें टाउन प्लानिंग से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाएगा। जबकि हमारे देश के शहरों में टाउन प्लानिंग नाम की कोई चीज आपको दिखाई नहीं देगी। एक दौर था जब हमने पूरी दुनिया को टाउन प्लानिंग सिखाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भारत टाउन प्लानिंग के क्षेत्र में एक दौर में विश्व गुरु हुआ करता था। लेकिन आज के आधुनिक युग में धीरे धीरे हमारे शहरों में अवैध कब्जे इतने बढ़ गए हैं कि शहरों का सिस्टम अब बिल्कुल चरमराने लगा है। और अब आखिर में आपको बदलते भारत की धाकड़ बेटियों की कहानी सुनाते हैं। वाराणसी में बेटियों की खातिर सदियों पुराने अखाड़े की परंपरा बदल दी गई है। भारत में कुश्ती का खेल पारंपरिक रूप से पुरुषों का खेल माना जाता था, लेकिन जब हिंदुस्तान की बेटियों ने ओलंपिक से लेकर इंटरनेशनल इवेंट्स तक में मेडल जीतना शुरू किया तो पूरे भारत की बेटियों को इससे प्रेरणा मिली और इसके बाद वाराणसी में भी अखाड़े के दरवाजे इन बेटियों के लिए खोल दिए गए। बनारस में एक अखाड़ा 480 वर्ष पुराना है और इसका नाम है अखाड़ा तुलसीदास। इस अखाड़े के महंत बताते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी को अपना गुरु माना था और गोस्वामी तुलसीदास का मानना था कि सेवा करने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है और इसीलिए उन्होंने अखाड़ा तुलसीदास की नींव रखी। इस अखाड़े में नाग पंचमी के दिन कुश्ती प्रतियोगिता की परंपरा रही है, यानी दंगल की परंपरा रही है, जो इस वर्ष 2 अगस्त को होने वाली है। और इस दंगल में पहले सिर्फ पुरुष पहलवान ही हिस्सा लेते थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों से अब इसमें महिला पहलवान भी खेलती हैं और जीतती भी हैं। इस अखाड़े में कुश्ती सीखने वाली लड़कियां अब स्टेट और नेशनल लेवल पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगी हैं और हमने गंगा किनारे के इस अखाड़े से आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आपको आज की ये रिपोर्ट पूरे परिवार के साथ देखनी चाहिए और खास तौर पर अपने परिवार की महिलाओं और लड़कियों के साथ। छोरी है, समझ के लड़ियो। बस छोरी समझ के ना लड़ियो। बदलते भारत में बेटियों का दम दुनिया ने देखा। बदलती दुनिया में बेटियों का हौसला हिंदुस्तान ने बढ़ाया और इसी हौसले ने वाराणसी की सदियों पुरानी उस परंपरा को बदल दिया जिसमें बेटियों के लिए अखाड़े के दरवाजे खोल दिए गए। ये उस अखाड़े की कहानी है जहां एक छोटा सा मंदिर है, माटी का अखाड़ा है, गंगा का किनारा है और दुनिया जीतने का भरोसा। कभी धोबी पछाड़ तो कभी दोहरी पाठ, देसी अखाड़ा, देसी दांव और देसी छोरियों का दम। वाराणसी का यह अखाड़ा तुलसीदास है। यह हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ केवल पुरुष कुश्ती किया करते थे, लेकिन अब इस अखाड़े के कायदे बदल गए हैं। अब यहाँ कशिश भी कुश्ती करती है, परी दांव सीखती है, लक्ष्मी भी दंगल करती है और पलक भी दमखम आजमाती है। यहाँ पर मेल रेसलर ही लड़ा करते थे, कभी फीमेल्स को ऊपर जाने की इजाज़त भी नहीं थी। कुछ लड़कियों ने हमारे पास अप्रोच किया कि हम भी अखाड़ा में लड़ना चाहते हैं, तो हम लोग को भी आप परमिट कीजिए। तो हम कहे भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हमने अपने अखाड़े के पहलवानों से भी पूछा, लड़कियां भी अगर इक्वल फुटिंग पे करना चाहती तो उनको एकदम मना नहीं करना चाहिए। तो हमने तो लड़कियों को भी परमिट किया। अब आज 18-20 लड़कियां खूब बढ़िया से अपना लड़ रही हैं और मतलब स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सावन के महीने में इस अखाड़े में रौनक कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ नाग पंचमी के दिन बड़ा दंगल होने वाला है और ये बेटियां उसी दंगल की तैयारी में जुटी हैं। मैट पे तो जैसे बड़े कंपटीशन होता है, लेकिन जो दंगल होता है नाग पंचमी पे तो वो मिट्टी में ही होता है, इसलिए हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हमारा थोड़ा ग्रिप अच्छा होता है, मिट्टी से फिसलता नहीं है। नाग पंचमी हम लोग 1 महीने पहले से ही प्रैक्टिस मतलब थोड़ा ज़्यादा करते हैं कि हमें लड़ना है। यहाँ पे अलग अलग जगह से लड़कियाँ आएंगी, तो हम थोड़ा सा खान पीन पे भी ध्यान देते हैं। पलक जैसी दर्जन भर से ज्यादा बेटियां अब इस अखाड़े में प्रैक्टिस करती हैं और वो मेडल भी जीतती हैं। लेकिन वाराणसी के इस अखाड़े में बेटियों के लिए दंगल लड़ना इतना आसान भी नहीं था।
पहले एकाक लोग थे जो कहते थे कि लड़कियां पहलवानी कैसे करेंगी, लेकिन जब उसके बाद जब उत्तर प्रदेश केसरी बनने के बाद फिर वही लोग आके फिर प्रोत्साहित करते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। कशिश ने इसी अखाड़े में अपने भाई के साथ प्रैक्टिस करके कई मेडल हासिल किए हैं और इन्हें देखकर कई और लड़कियां भी इस अखाड़े में आने लगी। इंस्पिरेशन हम लोगों को खुशी दीदी के थ्रू मिला था, क्योंकि वो लड़ती थी, फिर पापा भी कहे कि तुम लोग भी जाया करो, और फिर ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो फिर बस हम लोग यहीं से इंस्पायर हुए थे। मेवालाल यादव इस अखाड़े में लंबे अरसे से रेसलर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले सिर्फ लड़के कुश्ती करने आते थे, लेकिन पिछले 5 साल से बेटियों को भी उतनी ही मेहनत से रेसलिंग के गुर सिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर तो भाई यूपी केसरी, बनारस केसरी, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल सभी बच्चे लोग निकले हैं। छोटी छोटी लड़कियाँ आती हैं, लड़कों लड़कियों में कोई अंतर नहीं। जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको जैसे सिखाया जाता है, तो कुश्ती लड़के लोग लड़ते हैं तो लड़कियाँ भी देखती हैं, देखने से उनका भी मन उत्साह करता है, तो उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो वो लोग भी करती हैं और उनके अंदर भी स्टेमिना बन गई कि हम भी पहलवानी करें। मेवालाल खुश होकर बताते हैं कि पिछले 3 साल में 2 लड़कियां उनके अखाड़े से स्टेट में मेडल पा चुकी हैं और एक लड़की ने नेशनल में भी मेडल हासिल किया है। अब इस अखाड़े में 18 से 20 लड़कियां कुश्ती सीखने आती हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। और अब आखिर में इतिहास आज तक। वर्ष 1940 में आज ही के दिन भारत के अमर क्रांतिकारी ऊधम सिंह को लंदन की एक जेल में फांसी दे दी गई थी। शहीद ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी। वर्ष 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब माइकल ओ डायर पंजाब का गवर्नर था। डायर से बदला लेने के लिए ऊधम सिंह ने पूरे 21 वर्षों तक मौके का इंतजार किया और फिर अपनी सौगंध पूरी की। वर्ष 1995 में आज ही के दिन पहली बार भारत में मोबाइल फोन से बात की गई थी। ये फोन कॉल पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उस समय के संचार मंत्री सुखराम को की थी। कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग से दिल्ली के संचार भवन के बीच इस पहली मोबाइल फोन कॉल के साथ ही भारत में मोबाइल फोन के दौर की शुरुआत हुई। आज वर्ष 1880 में हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ था। उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर भी संबोधित किया जाता है और मुंशी प्रेमचंद ने 250 से ज्यादा कहानियां और 1 दर्जन से ज्यादा उपन्यास लिखे थे। गोदान, कफन, निर्मला, सेवा सदन और कर्म भूमि उनकी कुछ बड़ी रचनाएं मानी जाती हैं। वर्ष 1980 में आज ही के दिन मशहूर गायक मोहम्मद रफी का मुंबई में निधन हो गया था। जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उनके मुताबिक 1940 के दशक से 1980 तक उन्होंने हिंदी फिल्मों के लगभग 4516 गाने गाए। और ब्लैक एंड व्हाइट के आखिर में आपके लिए मुंशी प्रेमचंद का एक शानदार कथन। उन्होंने कहा था, अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के ही समान है। तो आज ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही।